गुड आफ्टरनून एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 26 फरवरी पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू और पीआईबी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी, उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाएगा सो दैट अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये जो स्टेटमेंट्स हम डिस्कस करेंगे वो आपको वेरियस क्वेश्चंस के अंदर दिखाई दे और वहाँ पे आप एलिमिनेट इजीली उनको कर पाएं। This is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच एंड दिस इज द टेलीग्राम हैंडल जिसके ऊपर आप अपने मैसेजेस जो है वो भेज सकते हैं, अपनी क्वेरीज जो है वो आप @prince_luthra के ऊपर मुझे भेज सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है देन इन दैट केस आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, दिस वन, एंड उसके बाद ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। यू कैन ऑल्सो एनरोल इन क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डे सीरीज ऑन exam.network.com। चलिए जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। कितना टारगेट आप सेट करके चलेंगे? कट ऑफ जो रखी गई है वो 6 मार्क्स की रखी गई है, मतलब 6 या 6 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको करेक्ट करने हैं टू बी इन द सेफ जोन। ठीक है, लेसन 6 आता है तो आपको दोबारा से यहाँ पे रिवाइज करना है और नोट्स जो है वो आपको फर्स्ट टाइम में नहीं बनाने, वो आपको सेकंड टाइम में बनाने हैं। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड नेवा रिसेंटली? नेवा को किसने अभी अभी रिसेंटली न्यूज में था ये, इसको इंप्लीमेंट किया है, इसको लेकर आए हैं? क्या उत्तराखंड में ऐसा हुआ है, हरियाणा में, यूपी के अंदर या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर? सोचिए। चलिए देखिए, नेवा जो है इट इज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, नाउ दिस इज टू इंट्रोड्यूस पेपरलेस फंक्शनिंग। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, द हरियाणा गवर्नमेंट एंड असेंबली ने एक एमओयू साइन किया है ताकि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये जो है आ रही है हरियाणा के अंदर, तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पूरा का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो अब पेपरलेस तरीके से चलाया जाएगा। और इसी के बाद क्या आपको लगता है कि हरियाणा पहला स्टेट बना ऐसा करने के लिए? नहीं, हरियाणा इज द 16 स्टेट। काफी सारे स्टेट्स में पहले से ही नेवा को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, मतलब वो ऑलरेडी पेपरलेस बन चुके हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसकी तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया जो है वो भी अचीव करने में ये पर्टिकुलर स्टेप जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर देखिए, ये चीजें मैं क्यों बताता हूं आपको कि क्यों प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अगर डिजिटल इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर और आप आंसर कर रहे हैं तो वहां पे नेवा का भी जिक्र करिएगा कि देखिए सिर्फ लोग ही डिजिटल इंडिया के में हेल्प नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपने स्तर पर कोशिश कर रही है कि जो भी उनकी जितनी भी सिटिंग्स होती हैं, जो भी उनकी असेंबलीज चलती हैं, वहां पर भी जो पूरा बिजनेस हो वो किस तरीके से हो, वो ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से हो। अगर आपको याद हो तो इस बार का जो बजट था वो भी आईपैड के ऊपर ही प्रस्तुत किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन यूनियन टेरिटरी? तो इन तीनों में से कौन सी चीज सही है जब यूटी के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है? आप जानते हैं अभी पुदुचेरी के केस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यूनियन कैबिनेट ने अभी अभी कल ही ऐसा किया कि जो प्रपोजल दिया गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा उसे अप्रूव कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो पुदुचेरी की जो असेंबली थी उसको डिसॉल्व कर दिया। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, या सस्पेंड कर दिया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। इसके अंदर एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है एमएचए के द्वारा, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड प्रपोजल जो है वो भी यहाँ पर लाया जाता है, लेकिन जो प्रपोजल है वो लाया जाता है एमएचए के द्वारा, दैट इज होम मिनिस्ट्री के द्वारा, लेकिन उसे अप्रूव किसके द्वारा किया जाता है? यूनियन कैबिनेट के द्वारा। सो अभी भी रिसेंटली ये हुआ है कि एमएचए ने एक नोटिफिकेशन दिया प्रेसिडेंट रूल के लिए और उसे अप्रूव किया गया किसके द्वारा? यूनियन कैबिनेट के द्वारा। ये चीज हमने जो पॉलिटी के लेक्चर्स किए थे 200 डेज 100 डेज की सीरीज के अंदर, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या मतलब होता है? बेसिकली डिसीजन कैबिनेट के द्वारा ही लिए जाते हैं, इस तरीके के जो क्रूशियल डिसीजन होते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड हो गई, बिल्कुल ठीक है। नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लाया गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो प्रपोजल है दैट इज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जो है वो भी रिसेंटली दी गई है, उसको लेकर हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर यहां पर कोई भी ऐसी एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं एग्जिस्ट करता था। जैसे कि मूवीज होती है तो आपके पास सीबीएफसी रहता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, तो उसके अंदर देखा जाता है कि कोई ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल तो नहीं किया गया या कुछ ऐसी गलत चीज तो नहीं दिखा जा रही कि कोई गलत मैसेज जो है वो मूवी के थ्रू दिया जा रहा हो, तो ये सब चीजें चेक करी जाती है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के केस में हमने देखा कि ऐसी कोई एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती थी और कुछ भी चीज उसके ऊपर परोसी जा रही थी, किसी भी तरीके की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का, अभद्र भाषा का, इवन गालियों तक का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। यही चीज होती है जब आप किसी चीज को रेगुलेट नहीं करते हैं ना, तभी कहते हैं देखिए कंट्रोल इज नॉट इंपॉर्टेंट। मीन्स के अंदर ये चीज पूछी जा सकती है, इवन इंटरव्यू के अंदर भी, वी डोंट वांट टू कंट्रोल द
एग्जिस्टिंग एजेंसीज या फिर जो आपके प्लेटफॉर्म्स है, बट रेगुलेशन जो है ना वो जरूरी होता है। ठीक है, अगर हमारे पेरेंट्स भी होते, जब हम लोग स्कूल जाया करते थे या कॉलेज जाया करते थे, तो वहां पे हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन रेगुलेशन जरूर किया जाता था कि हमारी स्टडी सही तरीके से चलती रहे, हम एक सही डायरेक्शन में जाएं। तभी हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें सबसे अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, वो हमें रेगुलेट करने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें बच्चों को नहीं पता होती और वहां पे रेगुलेशन जो है वो पेरेंट्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सिमिलरली यहां पर भी गवर्नमेंट इज एक्टिंग लाइक अ पेरेंट, कि आपको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन सम काइंड ऑफ रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए रेगुलेशन नहीं किया गया पिछले कुछ सालों में, तो उसके बाद देखा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है वो अपनी तरफ से कुछ भी लोगों को परोस रहे हैं, और यहाँ पे ऑफकोर्स काफी सारे लोगों को इस चीज की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है कि जो चीज उन्हें परोसी जा रही है वो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और आगे आने वाली जनरेशन के लिए सही नहीं भी है। ठीक है, तो सम काइंड ऑफ रेगुलेशन शुड बी देयर। मेंस का क्वेश्चन आज इसी के ऊपर ही पूछा जाएगा, आप वहां पर मुझे बताइएगा। हालांकि जो बेसिक चीजें हैं इसको लेकर वो मैंने आपको बता दी है। यहां पे बताया गया कि ईच कंप्लेंट विल हैव टू बी एड्रेस विद इन 30 डेज। तो यहां पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो रूल्स लाए गए हैं उसमें कहा है कि जो कंप्लेन होगी उसको 30 दिन के अंदर निदान उसका किया जाएगा। देयर विल बी अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने का भी यहां पर प्रोविजन रखा गया है। सोचिए, चलिए देखिए यहां पे कंप्लेन जो है, मान लीजिए आप कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ देख रहे हो, आपको लगता है कि उसके अंदर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, एंड यू फाइल अ कंप्लेन, तो आपकी जो कंप्लेन है उसको 15 दिन के अंदर सुना जाएगा, उसको एड्रेस किया जाएगा। तो 30 दिन का टाइम नहीं है, 15 दिन का टाइम है। ठीक है, इफ द कंप्लेन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी एड्रेस्ड, मान लीजिए आपने कहा कि एक पर्टिकुलर सीरीज है, मान लीजिए उसका नाम है XYZ, इसके अंदर गालियों का इस्तेमाल किया गया, उसे बीप भी नहीं किया गया, उसे हटाया भी नहीं गया, जो कि सही नहीं है, तो आपकी कंप्लेन का जो निदान है, जो निदान है वो 15 दिन में करा जाएगा। और अगर सेटिस्फैक्टरी ऐसा नहीं किया जाता, देन कंप्लेन को स्केल अप किया जाएगा और वो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास जाएगी, और कलेक्टिवली जो ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है कलेक्टिवली एस्टेब्लिश करी जाएगी ओटीटीज के द्वारा। ठीक है, जो ये ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा। द बॉडी विल बी हेडेड बाय अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जो बॉडी है, जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, इसको हेड कौन करेंगे? एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज करेंगे। इसमें एक साथ ही साथ इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन भी होंगे, हाई कोर्ट के जज भी होंगे, मीडिया से भी, ब्रॉडकास्टिंग से भी, एंटरटेनमेंट से, चाइल्ड राइट से, ह्यूमन राइट से, इन एरिया से भी जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे इस बॉडी के अंदर बैठेंगे। देन वो हर कोई अपने अपने तरफ से देखेगा, जज अपने तरीके से देखेगा कि ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया या फिर ये जो पर्टिकुलर विजुअल्स दिखाए गए हैं, क्या ये जरूरी भी थे कि सिर्फ अननेसेसरी लोगों को लुभाने के लिए इसे दिखाया गया। देन यहाँ पे एमिनेंट पर्संस जो है वो अपने अपने एरिया की चीज को देखेंगे, जो चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट होंगे वो देखेंगे कि क्या बच्चों के ऊपर इस चीज का प्रभाव पड़ेगा, तो अपनी अपनी तरफ से लोग इसके अंदर व्यूज देंगे और फिर आपकी जो कंप्लेन होगी उसका यहाँ पे सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे 15 दिन है, ये चीज ध्यान रखिएगा, बट ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का जो प्रोविजन है वो रखा गया। देखिए ओटीटी पे प्लेटफॉर्म, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों में आ सकते हैं। काफी हॉट टॉपिक है और काफी टाइम से इसके ऊपर बात भी हो रही थी, और अभी तो इसके ऊपर जो रूल्स हैं वो भी ला दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन के ऊपर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं कुछ दिन पहले भी इसमें हमने एक क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था। देयर वाज सम काइंड ऑफ मिस्टेक देयर, क्योंकि कई बार आप न्यूज़पेपर में से भी जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो न्यूज़पेपर के अंदर भी कुछ गलतियां होती हैं, और फिर नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर बताता है कि लास्ट वाले हमारे एडिशन के अंदर ये गलतियां थी, उसे ठीक कर लीजिएगा। तो जब मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट से उस इन्फॉर्मेशन को उठाया तो वहां पर भी थोड़ी सी त्रुटि थी, थोड़ी सी मिस्टेक थी, जो कि आज हम यहाँ पे सही कर लेंगे। आपको फिलहाल बताना है कि लेफ्ट साइड पे आपको टाइप ऑफ हाइड्रोजन दे रखी है, और राइट साइड पे क्या दे रखा है? राइट साइड पे दे रखा है बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो बताएं कौन सा यहां पर ठीक है। ग्रे हाइड्रोजन का बाय प्रोडक्ट CO2 होता है, ब्लू हाइड्रोजन का बाय प्रोडक्ट CO2 होता है, ग्रीन हाइड्रोजन का बाय प्रोडक्ट वाटर होता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए अब डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। अगेन क्वेश्चन इसके ऊपर भी आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर नहीं। रीजन बीइंग इवन दिस टाइम इन द बजट ऑल्सो हाइड्रोजन एज एन एनर्जी सोर्स के बारे में बात हुई थी, और वैसे भी क्योंकि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के ऊपर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें, इंडिया का जो बल्क प्रोडक्शन है वो ग्रे हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसे एक्सट्रैक्ट कहां से किया जाता है? इसको फॉसिल फ्यूल, साथ ही साथ नेचुरल गैस से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इवन ब्लू हाइड्रोजन को भी कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? इसका भी जो सोर्स है वो फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, तो ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन दोनों का सोर्स क्या है? फॉसिल फ्यूल है, लेकिन ग्रे हाइड्रोजन को नेचुरल गैस से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया और नेचुरल गैस हो गया। बाय प्रोडक्ट के तौर पे बात करी जाए तो ग्रे हाइड्रोजन का बाय प्रोडक्ट भी CO2 है और ब्लू हाइड्रोजन का बाय प्रोडक्ट भी CO2 है, लेकिन
डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? डिफरेंस मैंने आपको लास्ट टाइम जो बताया था वो बिल्कुल सही था, वहां पे सिर्फ एक ही मिस्टेक थी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सोर्स की। सोर्स वो मैंने यहाँ पे आपको करेक्ट करके बता दिया, क्योंकि वो जहां पर गवर्नमेंट सोर्स के ऊपर मेंशन किया गया था वो भी गलत किया गया था, दैट्स व्हाई हमारा जो वहां पे क्वेश्चन था उसमें मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे दोनों को यूटिलाइज कैसे किया जाता है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, क्योंकि वो चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ब्लू हाइड्रोजन में CO2 का इस्तेमाल जो है वो बेटर तरीके से किया जाता है, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, लेकिन ग्रे हाइड्रोजन में नहीं किया जाता, ठीक है। जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन की बात आती है, ये तो मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि वाटर इसका एक बाय प्रोडक्ट पे निकाला जाता है, तो ग्रे हाइड्रोजन का यूज करते हैं तो बाय प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लू हाइड्रोजन को यूज करते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहां पे इसको यूटिलाइजेशन करने का तरीका ग्रे हाइड्रोजन से बेटर है। ग्रीन हाइड्रोजन तो वैसे ही सबसे क्लीन है, क्योंकि जब इसको यूज किया जाता है इसका बाय प्रोडक्ट होता है वाटर, जो कि एनवायरमेंट के लिए भी मोर कंपैटिबल है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर ग्रीन हाइड्रोजन के सोर्स की बात करी जाए, दिस इज जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड, और साथ ही साथ वाटर वेपर या वाटर इसके बाय प्रोडक्ट होते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको 2-3 चीजें जाननी जरूरी है हाइड्रोजन को लेकर, कि इनको सोर्स कहां से किया जाता है, बनती कैसे है, ग्रे हाइड्रोजन कैसे बनती है, ग्रीन कैसे बनती है, ब्लू कैसे बनती है, सोर्स इनकी क्या है, एक्सट्रैक्शन कहां से किया जाता है। सेकंड, इसके बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, किसका बाय प्रोडक्ट CO2 है, किसका बाय प्रोडक्ट वाटर है, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। इतना पता चल गया तो आप मेंस का आंसर अगर आता है, पहली बात तो थोड़ा सा मुश्किल है, कहीं ना कहीं आपको हाइड्रोजन के बारे में एक सब कंपोनेंट के तौर पे मेंशन करना पड़ सकता है, आप कर देंगे। प्रीलिम्स के अंदर आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। बाय प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, सोर्स पूछा जा सकता है, दोनों चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल यहां पे जो बाय प्रोडक्ट था तीनों का करेक्ट था, आंसर आपका हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम के बारे में पूछा गया, इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इस स्कीम को डेवलप किया गया है ताकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर का जो हेल्थ सिस्टम है वहां पर कैपेसिटीज को डेवलप किया जा सके। सोचिए, अभी न्यूज में थी ये स्कीम, तभी इसके बारे में जिक्र किया गया, क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या फिर अदरवाइज कुछ और है, सोचे फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, स्कीम का जो पूरा पर्पस है ना वो है कैपेसिटीज को डेवलप करना, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, एंड इवन आपका टर्शरी केयर हेल्थ सिस्टम के अंदर। तो यस, ओनली जो होता है आप जानते हैं कि यहाँ पे 70 to 80% चांसेस होते हैं स्टेटमेंट गलत होगी, तो यहां पर भी बिल्कुल ठीक है, ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। इस टाइम बजट में 2,23,846 करोड़ जो है वो हेल्थ एंड वेलबींग के लिए रखे गए थे, और उसी के अंदर न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो आई है आपकी PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसके अंदर 64,180 करोड़ का आउटले जो है वो दिया गया आने वाले 6 सालों के अंदर। ये जो प्लान्स हैं यहां पे कोशिश करी जा रही है कि 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिसे कहा जाता है HWCs, तो 1.5 लाख के आसपास हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो भी बनाने की बात करी गई है दिसंबर 2022 तक। ये मैं आपको डेटा और ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मेंस के अंदर चीजें लिखने को आएंगी, पहली बात तो इसके ऊपर स्टेटमेंट भी आ सकती है, लेकिन इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं आएगी, इतना डेटा जो है UPSC प्रीलिम्स के अंदर नहीं पूछता, लेकिन ये चीज अगर आप मेंस में लिखेंगे तो आपका आंसर के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। तो कोशिश करिएगा इसको अपने नोट्स में डालने की। तो यस, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट द नीड टू एड्रेस द हेल्थ इश्यूज इन ए होलिस्टिक मैनर एंड टू अडॉप्ट 4-pronged स्ट्रेटजी फॉर अ हेल्दी इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्योंकि एड्रेस किया और बताया कि क्यों हमें इस तरीके की हेल्थ स्कीम्स की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ इशू हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा है, उनको दूर करने के लिए होलिस्टिक मैनर के अंदर 4-pronged स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम जो है उसको भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। सो दिस इज द डेटा जो आप पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले ही बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले आप exam.netmoc.com पे जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यू कैन एनरोल इन दिस प्रोग्राम क्रैक UPSC एग्जाम इन 100 डेज। और रीजन 100 डेज का इसलिए बनाया गया है क्योंकि अभी आपके पास उतना ही टाइम बचा है। तो अगर आप 100 डेज के अंदर जो अपना स्टैटिक का सिलेबस है वो जल्दी से कंप्लीट करना चाहते हैं, करंट को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो सभी जो लेक्चर्स हैं आपके वो इसके अंदर दिए गए हैं, एंड वीकली बेसिस पे यहाँ पे आपका टेस्ट भी होने वाला है, मॉक टेस्ट भी होने वाला है, ताकि जब तक एग्जाम आता है तब कम से कम आपके 20 टेस्ट तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर ही करा दिए जाए। बाकी जो है आप अपने लेवल पे भी मॉक टेस्ट कर सकते हैं। कोशिश यही करी गई है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, क्योंकि देखिए टाइम मैं आपसे सिर्फ 2 से ढाई घंटे ही डेली मांग रहा हूं, अगर आप 2 से ढाई घंटे डेली दे देते हैं, उसके अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो मैं आपको दे सकता हूं, वो इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, अननेसेसरी कंटेंट इसके अंदर नहीं दिया जाएगा। सो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन के अंदर एक एज चाहिए, आखिरी के 100 डेज के अंदर आप चाहते हैं कि एक एज आपको आपके कंपेटिटर के कंपैरिजन में मिले, देन यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। इसके अंदर जितने भी मैंने आपको लेक्चर्स दिए, काफी छोटे लेक्चर्स, ज्यादा बड़े नहीं है, बल्कि लेक्चर्स नहीं है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट्स तक के लेक्चर्स हैं, वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और साथ में जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस दिए, क्विजेस की एक्सरसाइजेस दी हैं, वो बिल्कुल जरूर आप अटेम्प्ट करिएगा।
चांसेस आपके प्रीलिम्स के क्रैक करने के काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर आप 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस साल नहीं एग्जाम देना चाह रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022। इसको भी आप exam.netmoc.com पे चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सीईसीपीए जो है अभी रिसेंटली इसको इंडिया ने साइन किया, किस कंट्री के साथ साइन किया? इससे मिलती जुलती न्यूज जो है हमने रिसेंटली देखी थी। लेट्स सी कि आपको वो चीज याद है कि नहीं है, बताएं। चलिए, सीईसीपीए जो है ये एक तरीके का फ्री ट्रेड पैक्ट है, जिसमें ये ऑब्जेक्टिव रखा जाता है कि हम एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ दो कंट्रीज जिनके बीच में सीईसीपीए साइन किया गया उसके अंदर जो ट्रेड होगा वो उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इंडिया और मॉरिशस के बीच में से साइन किया गया, और इस एग्रीमेंट की वजह से ट्रेड रिलेशन जो है वो फर्दर इंक्रीज होंगे, इंप्रूव होंगे दोनों कंट्रीज के बीच में। अंडर दिस एग्रीमेंट कंट्रीज रिड्यूस और एलिमिनेट द ड्यूटीज ऑन द प्रोडक्ट। जब ड्यूटीज कम होंगी तो डेफिनेटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, और यहाँ पे ट्रेड रिलेशन जो होंगे दोनों कंट्रीज के बीच में वो यहाँ पर इंप्रूव होंगे। तो एक बार लोकेशन जो है जरूर देख लीजिएगा। दिस इज मॉरिशस, नीचे इसका रियूनियन है, यहाँ पे आपका मेडागास्कर है, दिस इज मोजाम्बिक, और ये आपकी मोजाम्बिक से होती हुई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो जा रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। यहां पे ध्यान रखिएगा, आपसे नोट करेक्ट पूछा है एटीएसएम के बारे में। एटीएसएम क्या है? दिस इज ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म। रिसेंटली इसको न्यूज में मेंशन किया गया था। वैसे इकोनॉमी रिलेटेड जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट इकोनॉमी रिलेटेड, तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। इट प्रोटेक्ट्स द कंट्री फ्रॉम एनी सडन और ड्रामेटिक इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। तो ये किसी भी राज्य को कहें या फिर कंट्री को कहें, वो ड्रामेटिक इंक्रीज जब वहां पे बहुत ज्यादा एकदम से इंपोर्ट का इंक्रीज हो जाता है, वहां पर उस सिचुएशन के अंदर उस नेशन को प्रोटेक्ट करता है। इट कैन इंपोज सेफगार्ड ड्यूटीज। सेफगार्ड ड्यूटीज को इंपोज करने का भी इसका एक रोल यहां पर रहता है। आपको बताना इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, यहां पे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक ट्रिगर ऐसी चीज जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो रही है सेफगार्ड करने के लिए। होता क्या है, मैं एक बार आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए दिस इज इंडिया, दिस इज चाइना। हमें पता है कि चाइना जो है काफी सस्ते मोबाइल इंडिया के अंदर भेजता है, और हम ये चीज नहीं चाहते क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि देखिए अगर एक साल के अंदर 1 लाख यूनिट्स ऑफ मोबाइल फोन्स इंपोर्ट किए जाते हैं, तब तक तो ठीक है, तब तक तो चाइना के ऊपर कोई ऐसा स्पेसिफिक हम ड्यूटी नहीं लगाने वाले हैं। लेकिन अगर 1 लाख से जैसे ही यूनिट ज्यादा होती है तो एटीएसएम जो है, ऑटोमेटिक ट्रिगर्ड सेफगार्ड मैकेनिज्म जो है वो इंपोज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आगे की यूनिट्स 1 लाख से आगे की यूनिट्स जो है इंपोर्ट करी जाएंगी, वहां पर ऑटोमेटिकली 20% ड्यूटी जो है वो मोबाइल फोन से ऊपर लगनी शुरू हो जाएगी। यूजिंग दिस मैकेनिज्म या फिर अंडर दिस मैकेनिज्म, इफ द इंपोर्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट आर राइजिंग अलार्मिंगली, देखा गया अगर हमने जो लिमिट रखी गई उससे ज्यादा इंपोर्ट चले गए, देन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन थ्रेशोल्ड क्या था, 1 लाख यूनिट्स का, इंडिया कैन इंपोज सेफगार्ड ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम मॉरिशस ऑटोमेटिकली। इन दिस केस जो हमने अभी अग्रीमेंट साइन किया है, ये किसी भी कंट्री के साथ किया जा सकता है। अभी तो हमने सिर्फ मॉरिशस के साथ किया है, यहाँ पे रीसेंट जो न्यूज में दिया गया था। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही हमने सेट किया कि 1 लाख यूनिट से ऊपर अगर इंपोर्ट होता है, तो हमें पता है कि ये काफी बड़ा नंबर है, तो हम एक सेफगार्ड ड्यूटी 20% जो है, 25% जो भी डिसाइड करती है गवर्नमेंट, वो लगा सकते हैं, ताकि प्राइस बढ़ जाए प्रोडक्ट का और फिर उसका इंपोर्ट धीरे धीरे कम होने लग जाए। ठीक है, तो जो मॉरिशस के साथ हमने अग्रीमेंट साइन किया, वहां पर भी इस तरीके का एक जो क्लोज है एटीएसएम का, वो यहां पर रखा गया इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो काफी अच्छा क्लोज है, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमी सेक्शन के अंदर आपसे प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है, मेंस में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट हो जाती है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब मत भूलिएगा एटीएसएम क्या है, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। दीज आर द आइलैंड्स, ये लोकेशन आप जरूर ध्यान रखिएगा। श्रीलंका है, मालदीव्स है, चागोस है, दियागो गार्सिया है, कौन सा यूके का है, कौन सा यूएस का है, प्लीज मुझे बताइएगा। सेशल्स है, मॉरिशस है, आपका फिर रियूनियन आइलैंड है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। यहां पे वेरियस आइलैंड्स के नाम दिए हैं और राइट साइड में कंट्रीज के नाम दिए हैं। आपको बताना है कौन सा आइलैंड किसका है। चलिए, तो यहां पे सेंकाकू के सामने दिया जापान, दियाओयू के सामने दिया चाइना, देन त्याओ युताई, इसे दियाओ युताई भी कहते हैं, डी भी यूज किया जाता है कई बार टी की जगह। इसके सामने दिया साउथ कोरिया। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है यहां पर। चलिए, रिसेंटली चाइना ने जापान यूएसए म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट जो है, बेसिकली एक प्रोडक्ट था कोल्ड वॉर का, फॉलोइंग यूएसएस क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चाइनीज कोस्ट गार्ड वेसल इन जापानीज क्लेम टेरिटोरियल वाटर्स, उसे कॉल फॉर किए। लेकिन यहां पर आपको बताना है आइलैंड कौन सा, किस कंट्री, कौन सी कंट्री किस आइलैंड के ऊपर अपना क्लेम करती है। सेंकाकू के ऊपर जापान करती है,
आंसर करेक्ट है, यस करेक्ट है। दियायु के ऊपर चाइना करती है, बिल्कुल करेक्ट है। देन आपका त्यायु युताई जो है उसके ऊपर साउथ कोरिया करती है, नहीं, इसके ऊपर करती है ताइवान। आप मुझे बस ये बताइएगा कि क्या ये आइलैंड सब एक ही है, आर दे वन एंड द सेम, और या फिर ये अलग अलग हैं, दे आर डिफरेंट। ठीक है, क्या तीनों आइलैंड एक ही हैं जिसके नाम अलग अलग दिए गए हैं, या फिर तीनों आइलैंड अलग अलग है, ये मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता चलेंगी। और वैसे भी यहां पे मैंने आपको बताया पहले जो दो हैं वो करेक्ट है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए। काफी न्यूज में है तो क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। ये लोकेशन आप देख सकते हैं, यहां पर ताइवान भी है, चाइना भी है, जापान भी है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं, सिलेंडर सब्सिडी को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपके ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है तो वैसे। एलिजिबल हाउस होल्ड्स आर एंटाइटल्ड टू सब्सिडी ऑन 12 सिलेंडर्स दे ऑर्डर इन अ ईयर। तो एक साल में जो 12 सिलेंडर्स होते हैं उनके ऊपर सब्सिडी जो है वो आपको दी जाती है। द सब्सिडी इज क्रेडिटेड इनटू द बैंक अकाउंट। तो ये जो है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आपके क्रेडिट करी जाती है। सोचिए, चलिए अभी देख रहे हैं कि जो गैस के प्राइसेस है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, इस वजह से गैस सब्सिडी और आपके सिलेंडर को लेकर न्यूज थी। तो बेसिक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनाया गया है और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो यस, एक साल के अंदर 12 सिलेंडर्स जो होते हैं उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं और उसके ऊपर आपकी सब्सिडी जो है वो आपको प्रोवाइड करी जाती है। लेकिन अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले पीएम ने एक मुहिम चलाई थी, अभी जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी जिसमें कहा था कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग सब्सिडी को अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग कॉस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपनी सब्सिडी को गिव अप कर दें। तो उस स्कीम का नाम क्या था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी भी जो मेमोरी है वो ताजा हो जाएगी, यहाँ पे आपका भी जो एक फैक्ट है वो यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। एक मुहिम चलाई गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, कहा गया था कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एक्चुअल कॉस्ट पे तो सब्सिडी को गिव अप कर दें। और उनके कहने के बाद काफी सारे लोगों ने जो सब्सिडी थी उसको गिव अप कर दिया था। सब्सिडी जो है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट एनसीएससी के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि इनको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और आर्टिकल 338A जो है वो इससे एसोसिएट करता है। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आर्टिकल 338A जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एनसीएसटी से रिलेट करता है, ना कि एनसीएससी से। सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, बट यस, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। इट प्रोवाइड्स फॉर अ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ड्यूटीज टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर। जितने भी मैटर्स हैं सेफ गार्ड से रिलेट हो करने के, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कास्ट से रिलेट करते हैं, और जितने भी मैटर्स उनसे होते हैं इंक्वायर करना स्पेसिफिक कंप्लेंट्स के अंदर। अगर कोई भी पर्टिकुलर कास्ट से कोई कंप्लेन आती है शेड्यूल कास्ट से, तो उनके अंदर इंक्वायरी करना और एडवाइस करना, प्लानिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखना, ये सब काम जो है, जो डेवलपमेंट रिलेटेड काम होते हैं वो एनसीएससी के द्वारा देखे जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 338 के अंदर आता है। 338A के अंदर आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार। प्रीलिम्स में आंसर करिएगा सेंकाकू क्या है, व्हाट इज सेंकाकू। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करिएगा और अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जो मेंस का क्वेश्चन, इंटरव्यू का क्वेश्चन है वो मैं आपके जो ग्रुप्स है, टेलीग्राम ग्रुप्स, उसी के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। यहाँ पर अगर आपने 6 अच्छी से ज्यादा स्कोर किया, ऑफकोर्स यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपने स्कोर किया तो दोबारा से रिवाइज जरूर करिएगा और नोट्स अपने जरूर बनाइएगा। जब सेकंड टाइम आप रिवाइज करते हैं तो अपने नोट्स जो है वो आपको जरूर बनाने हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको जो PDF है वो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू वेरी सून, हैव अ नाइस डे।